everyone, welcome to Mission 360. So today we'll be continuing our chapter The Indian Constitution. तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी चीज़ें अब तक देख ली हैं, लाइक व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज, व्हाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने स्टार्ट किया स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे बनने के पीछे हिस्ट्री क्या रही है, उस समय इंडिया किस सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा था, किन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिकली फीचर्स देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहला फीचर जो कि फेडरलिज्म था वो देख लिया है, और उसके बाद जो फीचर हमने देखा था वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देख लिया था। फेडरलिज्म पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, और हमने पढ़ा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिक फीचर्स देखने हैं और इनसे स्टार्ट करना है तो आप पिछला वीडियो रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं तो हम सारी की सारी पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं, जिसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं लॉज को बनाना, जिसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को रन करना। अगर लॉज बन रहे हैं तो लॉज को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा ना, उन्हें लागू भी तो करना पड़ेगा। तो कौन उनकी टेक केयर करता है, मतलब कौन उन्हें लागू करता है, ये सब हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। कितने ऑर्गन्स है? 3 ऑर्गन्स है हमारी गवर्नमेंट के, और उनके नाम क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि कैसे हम ये देखेंगे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या होते हैं। लेजिस्लेचर वो जो इलेक्ट होते हैं हमारे द्वारा, ठीक है, हम उन्हें इलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यूनिवर्सल सफरेज का क्या मतलब है? ऑल अबव द एज ऑफ 18 विल बी वोटिंग टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिससे कि वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे बिहाफ पे एक गवर्नमेंट को रन करें, और हमारे बिहाफ पे पूरी गवर्नमेंट को रन करके हमारे लिए रूल्स बनाए, लॉज बनाए, जो भी डेमोक्रेसी को रन करने के लिए जरूरी है वो सब करें। ठीक है, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर वो जो क्या करता है, हम लोग जिन्हें इलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्या है? वो जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को और रन करते हैं गवर्नमेंट। अब देखिए लेजिस्लेचर यानी जिन्हें हमने इलेक्ट किया, और वो क्या करेंगे? हमारे बिहाफ पे हमारे लिए लॉज बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे। तो लेजिस्लेचर क्या करेगी? हमारे बिहाफ पे, हमने उन्हें इलेक्ट किया है तो हमारे बिहाफ पे वो रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे। फिर रूल्स रेगुलेशंस को जब बन जाएंगे तो उन्हें लागू कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। ये जो है एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि हमारी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, और वो क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी रूल्स लॉज बनते हैं। अब देखिए लॉज बने हैं और उन्हें लागू किया जा रहा है, तो ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि सब लोग उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, सब लोग उन लॉज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो तीसरा जो ऑर्गन है वो है जुडिशरी, जो न्याय का रक्षक है, यानी हमारे ये देखता है कि जो भी रूल्स लॉज बने हैं वो सारे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि द लेजिस्लेचर रिफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं। फिर द एग्जीक्यूटिव इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर जो जुडिशरी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री। तो कोर्ट में क्या होता है? जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, उसमें क्या होता है? ये देखा जाता है कि सबने रूल्स को फॉलो करा कि नहीं। मतलब अगर किसी के खिलाफ कोई केस होता है तो देखते हैं कि कौन सा ऐसा किसने किसके विरुद्ध में काम करा, किसने कौन से रूल्स को नहीं फॉलो किया, तो उसके हिसाब से उसको सजा मिलती है। ठीक है, तो जुडिशरी इन सब सारी चीजों का ध्यान रखता है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि क्योंकि पावर्स का गलत इस्तेमाल ना हो, इसीलिए 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बनाए गए हैं, और तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर्स है। ठीक है, लेकिन इनके पास अलग अलग पावर है, और ये क्या करती है? एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन करती है, मतलब एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस मेंटेन करती है। ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूटिव अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर ले, इसका ध्यान लेजिस्लेटिव और जुडिशरी रखती है।
जुडिशरी अपनी पावर का गलत ना इस्तेमाल कर ले, इसका ख्याल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर रखता है। लेजिस्लेचर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसका ख्याल जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव रखता है। तो क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस मेंटेन करते हैं। ईच ऑर्गन एक्ट्स as a check on the other organs of government and this ensures the balance of power between all the three। मतलब कि एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन करते हैं। इससे क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाती है और सब कुछ क्या होता है, सब कुछ सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, एक चेक एंड बैलेंस में चल रहा होता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम काफी बार कह रहे हैं स्टेट स्टेट स्टेट, लेकिन स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। स्टेट जो है ना वो गवर्नमेंट से अलग है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है लॉज को एनफोर्स करने के लिए, और गवर्नमेंट जो है ना वो चेंज हो जाती है इलेक्शंस के साथ। लेकिन जो स्टेट है ना, द स्टेट ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स अ सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डिफरेंट टेरिटरी। मतलब जो स्टेट है ना वो हमारी कंट्री को रिफर कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है ना इंडियन स्टेट, नेपाली स्टेट, नॉर्मल शब्दों में वो हमारी कंट्री को रिफर कर रहा है, ठीक है। द इंडियन स्टेट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंडियन स्टेट जो है वो हमारी पूरी इंडिया को रेफर कर रहा है। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में या फिर डेफिनेशन की लैंग्वेज में क्या है, द स्टेट ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स अ सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी, ठीक है। सोवरेन पीपल का क्या मतलब है, मतलब कि वो जिनके जो अपने द्वारा रूल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उन्हें रूल करती है। अब जैसे इंडियन स्टेट है तो वहां पे सोवरेन पीपल रहते हैं, ठीक है। इंडिया में सोवरेन पीपल इसलिए रहते हैं क्योंकि लोकतंत्र है, हम अपने लीडर सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारे बिहाफ पे हमारे रूल्स बनाते हैं, हमारी गवर्नमेंट को रन करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सटर्नल कंट्री है जिसके अधीन आते हैं हम। ऐसा नहीं है कि इंडिया को कोई और कंट्री रूल करती है जैसे या फिर ब्रिटेन या फिर यूएस, नहीं। हम सोवरेन है, हम ऐसे हैं जो कि हम खुद इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को और वो लीडर्स हमारे बिहाफ पे हमारे रूल्स बनाते हैं। तो हम क्या होते हैं, हम खुद से रूल होते हैं, कोई और एक्सटर्नल एजेंट्स हमें नहीं रूल करते, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड, ठीक है। तो इंडिया क्या है कि स्टेट है जिसके पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो स्टेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस करना आना चाहिए, ठीक है। स्टेट की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, the state on the other hand refers to a political institution that represents a sovereign people who occupy a different territory। और जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इंडियन स्टेट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंडियन स्टेट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब आगे जो हमारा फोर्थ फीचर है ना वो है फंडामेंटल राइट्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास राइट्स ही नहीं होंगे ना तो हम कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमारे साथ अगर हमारे पास राइट ही नहीं है ये क्लेम करने का कि अगर हमारे साथ हम डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, मान लो कि हमें हमारे कास्ट के बेसिस पे या हमें हमारे जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, या फिर मान लो कि कोई एक कंपनी है हमने उसमें अप्लाई किया लेकिन हमारे कास्ट की वजह से हमें वहाँ नौकरी नहीं मिल रही, तो हम इस चीज को गलत इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट है कि हाँ हमारे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट has been offered to as concise of the Indian Constitution। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइज कहा गया, इसे कंसाइज कहा गया, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है ना, मतलब जो इसका पूरा बल है ना वो फंडामेंटल राइट्स में है, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो हम सच में कुछ क्लेम नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ कुछ भी गलत होगा तो हम ये कह ही नहीं सकते ना कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हमारे साथ कुछ सही हुआ। तो ये जो ध्यान में रखता है ना वो हमारा फंडामेंटल राइट रखता है, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट का जो पीछे की हिस्ट्री है ना कि फंडामेंटल राइट कैसे इंट्रोड्यूस कर दिया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो जब कॉलोनियल रूल के अंडर में थे ना, जब हम लोग ब्रिटेन से रूल होते थे, ब्रिटेन सरकार के अंडर में थे, तो हम ये देखते थे कि कुछ भी रूल्स बनते हैं हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसमें ये नहीं था कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि ये कहीं पे लिखा ही नहीं है ना कि वो हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं, हमारे साथ ये गलत हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं था, कुछ गलत सही नहीं था, जो ब्रिटिश सरकार ने कह दिया वही सही है, जो वो कर रही है हमारे साथ वही सही है, उसके विरुद्ध में वो कुछ नहीं सुनेंगे, उसके विरुद्ध में वो कुछ नहीं काम करेंगे, ठीक है। हमने कहा कि नहीं हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमें
हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम ये कह देंगे तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हें सुनना ही नहीं है और ना ही उन्होंने ऐसा कोई हमसे प्रॉमिस किया है या फिर कहीं पे ऐसा लिख के दिया है हमें कि हाँ हम ये आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं करा हुआ है। तो इसलिए ये जो थी ना, जो हमारी हिस्ट्री रही कि ब्रिटिश सरकार ने जो कहा वही सही, ब्रिटिश सरकार ने जो किया वही सही, ये जो चीज़ थी ना, और उसमें रह करके ये फील करना कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें ये हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ये नहीं सहना है, ठीक है। तो ये जो हिस्ट्री रही, इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लीडर्स रहे उन्हें ये इंसाइट दिया कि हाँ फंडामेंटल राइट्स नाम का कोई चैप्टर होना, मतलब कोई सेक्शन होना चाहिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, जिसमें कि राइट्स अच्छे से मेंशन होने चाहिए कि क्या राइट्स जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करती है, अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम लोग आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। मतलब कि अगर हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट कुछ भी गलत करती है या फिर कोई भी ऐसा रूल बनाती है जो हमें नहीं पसंद, हम उसको नहीं फॉलो करना चाहते, तो हम आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे राइट्स हैं ये कि हम आवाज उठा सकते हैं कि हाँ हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमें ये सब नहीं सहना है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट हमें इक्वल नहीं ट्रीट करती है, जैसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, अगर गवर्नमेंट हमें इक्वल नहीं ट्रीट करती है तो हम आवाज उठा सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है बोलने का, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच, तो अगर हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो हम आवाज उठा सकते हैं। तो अभी हम इन सारे फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, ठीक है। तो हम आवाज उठा सकते हैं, तो हमारे राइट मिले हुए हैं हमें, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटीड है, राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अदर इंडिविजुअल्स। अगर हमारे साथ कोई और इंडिविजुअल गलत कर रहा है तो भी हम आवाज उठा सकते हैं, अगर हमारे साथ स्टेट गलत कर रही है, यानी हमारी जो मतलब कि मे बी मेजोरिटी ऑफ पीपल माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे रूल्स बना रही है जो हमें नहीं फॉलो करने, जो अनइक्वल है, या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कल को गवर्नमेंट ऐसा रूल बना देती है कि ये जो पर्टिकुलर रिलीजन है इन्हीं को केवल सरकारी नौकरी मिलेगी और ये वाले जो रिलीजन है इन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो हम इसके खिलाफ आवाज क्यों उठा सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे पास है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमें इक्वल ट्रीट होना है, तो हम इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो ये है अहमियत फंडामेंटल राइट्स की। मोर ओवर जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो माइनॉरिटी को बचाते हैं मेजोरिटी के रूल से। हो सकता है कि क्योंकि लोकतंत्र है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, तो इसमें जो मेजोरिटी ऑफ पीपल जिन गवर्नमेंट को चूज करेंगे, जो मेजोरिटी से रन होती है डेमोक्रेसी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट है उसे सफर करना पड़ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ पीपल को भी, मतलब जो लोग मेजोरिटी में है उन्हें और जो माइनॉरिटी में है उन्हें, दोनों ही टाइप के लोगों को सेम राइट्स मिले हुए हैं ऑन ग्राउंड्स, मतलब सेम राइट्स मिले ऑन द डेली बेसिस, उन सबके राइट्स सेम है। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी को कुछ एक्स्ट्रा राइट्स मिले हुए, नहीं, माइनॉरिटी को भी सेम राइट्स मिले हैं। अगर कल को कुछ ऐसा होता है कि अगर कल को कुछ ऐसा हो रहा है कि मेजोरिटी कुछ ऐसा कर देती है कि जिससे उन्हें फेवर हो रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि कोई ऐसा रूल बन जाता है जिससे मेजोरिटी ऑफ पीपल को फेवर हो रहा है, ठीक है, कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं उन्हीं को फेवर हो रहा है, ठीक है, उससे और दूसरे को नहीं हो रहा, तो हमें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसके खिलाफ जो माइनॉरिटी ऑफ पीपल है वो आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि वो जो राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, वो माइनॉरिटी को भी अवेलेबल है, ठीक है। तो माइनॉरिटी ऑफ पीपल क्या कहेंगे कि नहीं हमारा भी राइट्स है राइट टू इक्वालिटी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजोरिटी को ही केवल फायदा हो, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही थी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज सेड अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स दैट देयर ऑब्जेक्टिव इज टू फोल्ड, ठीक है। उनके जो इंपॉर्टेंस है ना फंडामेंटल राइट्स की, वो टू फोल्ड्स है, मतलब कि दो इंपॉर्टेंस है, एक तीर से दो निशाना टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स। किसी के भी साथ कुछ भी गलत होता है, चाहे वो सरकार गलत कर रही हो, चाहे वो दूसरे लोग गलत कर रहे हो, वो आवाज उठा सकता है, वो न्याय मांग सकता है, ठीक है। और सेकेंडली, दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज। मतलब कि अगर कल को कभी भी कोई भी अथॉरिटी, मतलब जिसके पास पावर है, उसने कुछ ऐसा रूल बनाया, कुछ भी ऐसा किया, लॉ बनाया
जो कि नहीं फेवर कर रहे हैं फंडामेंटल राइट को, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को गलत लग रहा है, किसी भी इंडिविजुअल को गलत लग रहा है, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। और ये क्या करेगा, एक चेक रखेगा। मतलब कि सरकार हमने बना दी तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कुछ भी कर सकती है, ठीक है। सरकार को भी इस बात का डर है कि हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ आवाज उठेंगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब वोट होगा ना तो हमें हटा दिया जाएगा, तो वो भी कुछ खिलाफ नहीं करेगी, वो भी कुछ ऐसा करेगी जो सबके हित में हो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बाइंड करता है अथॉरिटी को, जिसको पावर मिली हुई है, ठीक है, कुछ भी अपने हिसाब से नहीं करने, ठीक है। In addition to these fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principles of State Policy। मतलब स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, मतलब किसके तहत रूल्स बनने चाहिए, किसके तहत लॉज बनने चाहिए, कैसे लॉज बनने चाहिए, किस क्या प्रोसीजर है लॉज बनने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सोचा कि हाँ ये लॉ बन जाना चाहिए तो लॉ बन गया, नहीं। अच्छे से वो बिल पास होना चाहिए लोकसभा में, अच्छे से वो बिल पास होना चाहिए राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट उसे साइन करेंगे तब जाके वो लॉ बनेगा। नहीं राज्यसभा ने पास किया तो फिर से वो लोकसभा में आएगा, ठीक है। तो पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब कैसे रूल्स बनने हैं, कैसे चीजें वर्कआउट करेंगी, कैसे क्या चीज होनी है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर प्रोसेस है, सब कुछ प्रोसेस से होके जाता है। ये एट टाइम्स ऐसा भी लगता है कितना लंबा प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन ये इन अ लॉन्ग रन हमारे लिए ही फेवर में है, ठीक है। ये क्या करेगा कि किसी एक के हाथ में पावर है ना, तो वो उन पावर को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसे पूरे प्रोसेस से होके गुजरना है, जो कि प्रोसेस पूरा फिल्टर आउट कर देगा सब कुछ, ठीक है। तो दिस सेक्शन वाज डिजाइन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली to ensure greater social and economic reforms and to serve as guide to the independent Indian state to institute laws and policies and help reduce the poverty of the masses। मतलब कि ये पूरा डायरेक्ट करता है, गाइड करता है इंडियन, मतलब हमारी गवर्नमेंट को, हमारे स्टेट को, इंडियन स्टेट को, कि कैसे लॉज को लाने हैं, ठीक है, किस टाइप के लॉज को लाने हैं, क्या मतलब ऐसे टाइप के लॉज लाने हैं जो सबका हित करे, ठीक है। ऐसे जो है वो गाइड करता है। फिर लॉज बनेंगे कैसे, लॉज बनने के पीछे का पूरा प्रोसीजर क्या है, ठीक है, कैसे लॉज नहीं बना सकते हैं, ठीक है। फिर इमरजेंसी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कभी लॉस जल्दी में बनने की रिक्वायरमेंट हो, तो उन सब के लिए भी अलग अलग पूरे प्रोविजंस हैं कि हाँ कैसे पूरा प्रोसीजर होगा। तो ये जो है ना वो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या इंश्योर करता है कि कोई भी एक अथॉरिटी है ना, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि पूरा प्रोसीजर है जिससे उसे फॉलो करना है, जिससे होकर के उसे गुजरना है। ये क्या इंश्योर करती है, इसमें ये भी अच्छे से मेंशन रहता है कि किस टाइप के लॉज रूल्स बनने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या इंश्योर करता है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे, जिससे कि जो हमारी पूरी मास है ना उसमें पॉवर्टी कम होगा, फिर सोशल डेवलपमेंट होगी, मतलब जो इनइक्वालिटी है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब का अच्छे से ध्यान रख करके रूल्स लॉज बनाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो नेक्स्ट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो है सेकुलरिज्म। हम सेकुलरिज्म पढ़ेंगे, और हम एक पूरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल राइट जो है ना उसे डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे जो भी राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, हम उसे पढ़ेंगे, और फिर हम सेकुलरिज्म पढ़ेंगे। तो thank you. Until then, keep reading the chapter, keep seeing the videos. Thank you.